सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड की अर्थव्यवस्था को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में जो भी फैक्ट आए उनको हम लोग कनेक्शन के जरिए या फिर रिलेट करके इसी वीडियो में याद करने की कोशिश करेंगे। हम ना तो बहुत ज़्यादा डीप में घुसेंगे और ना ही बहुत ऊपर ऊपर में पढ़ाई करेंगे। बस इतना कर लेंगे कि एग्ज़ाम में हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले हमारे पास आती है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो जैसे कि कोई भी देश है, जैसे भारत को ही ले लेते हैं। भारत के पास क्या है, अपने सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास कोयला जो है या फिर जल संसाधन हो गए या फिर अन्य प्रकार के जितने भी खनिज हैं वो क्या सीमित मात्रा में है। लेकिन भारत की आबादी काफ़ी अधिक है और आबादी की इच्छाएँ भी क्या है, बहुत सारे होंगे। यानी कि संसाधन सीमित है लेकिन उनकी इच्छाएँ क्या है, असीमित है। अब हमारे पास इन्हीं सीमित संसाधनों के जरिए इन लोगों की असीमित इच्छाओं की पूर्ति करनी होगी। उसके लिए क्या करना होगा, हमें संसाधनों का प्रबंधन सही तरीके से करना होगा, जिससे कि लोगों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। यानी कि संसाधनों का प्रबंधन या फिर चयन और वितरण इस प्रकार से करेंगे कि लोगों को अधिकतम इच्छा की प्राप्ति हो। तो संसाधनों के प्रबंधन के लिए जो हम लोग सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। और संसाधनों के प्रबंधन के लिए जो हम लोग व्यवहारिक अध्ययन करते हैं वो हम लोग का अर्थव्यवस्था कहलाता है। सैद्धांतिक अध्ययन से तात्पर्य ये है कि हमारे देश के बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर या फिर इस फील्ड में जो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारे सिद्धांत बनाएंगे, बहुत सारी योजना बनाएंगे कि अगर हम इस प्रकार से संसाधनों का वितरण करेंगे तो हमारे इस प्रकार की लाभ प्राप्त होगी। यानी कुल मिला के हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो उसी थ्योरेटिकल अप्रोच को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर हम लोग उसी सिद्धांत को ग्राउंड लेवल पे चेक करेंगे कि क्या ये रियली में झारखंड में या फिर भारत में पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है इससे क्या लोगों को उनके लाभ मिल पाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हम लोग का क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। यानी कि ऊपर ऊपर अगर देखा जाए तो सीमित संसाधनों तथा असीमित इच्छाओं की, सीमित संसाधनों के साथ साथ असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों के प्रबंधन के सैद्धांतिक अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। उसी प्रकार सीमित संसाधनों तथा असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों के प्रबंधन के व्यवहारिक अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ से जीपीएससी में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बस जानने के लिए था। अब हम लोग आते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहला आता है झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय। ये वीडियो जो है वो पूरा झारखंड की इकोनॉमिक्स के परिचय रहने वाला है, इसीलिए इसमें ज़्यादा फैक्ट्स आएंगे नहीं, लेकिन जो भी आएंगे हम ट्राई करेंगे कि उसे इसी वीडियो पे याद कर लिया जाएगा कनेक्शन के जरिए। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था आ रही है, यानी कि सिंपल सी बात है कि हम लोग वो सारा चीज़ पढ़ेंगे जो कि प्रैक्टिकली झारखंड में पॉसिबल होगा। तो झारखंड में क्या है कि पूरे इंडिया का 40% खनिज कहाँ पर है, झारखंड में। तो देश के कुल खनिज का 40% भंडार झारखंड में है। अब अगर 40% भंडार अगर झारखंड में है, यानी कि जो भी खनिज होगा वो क्या होगा, ज़मीन के अंदर ही होगा, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में होगा। तो चूँकि 40% खनिज झारखंड में है और वो पृथ्वी के अंदर है, यानी कि उनके गर्भ में है, जिसकी वजह से झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। तो यहाँ से दो फैक्ट आते हैं। एक तो कि हमारे पास 40% खनिज है पूरे भारत का। सेकंड क्या हो गया कि झारखंड को भारत का रत्नगर्भा कहा जाता है। इसी प्रकार एक जगह है जर्मनी में। जर्मनी जिस प्रकार से भारत में झारखंड, उसी प्रकार से जर्मनी का रूर। तो जर्मनी के रूर में भी काफ़ी अधिक मात्रा में खनिज पाया था, जिसकी वजह से जर्मनी के रूर की तुलना, जिसकी वजह से झारखंड को जर्मनी के रूर से तुलना की जाती है। तो भारत का रूर भी झारखंड को कहा जाता है। तो 40% खनिज होगा झारखंड में, झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है और झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि अगर झारखंड में 40% खनिज पाए जाते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर इतना ज़्यादा खनिज अगर पाया जाता है तो इनका क्या होगा, खनन होगा। खनन करने के लिए क्या होगा, बहुत सारे उद्योग की स्थापना होगी। अगर बहुत सारा उद्योग होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उद्योग में काम करने के लिए बहुत मजदूर चाहिए, बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, उन उद्योग के जरिए वहाँ पे धीरे धीरे लोगों का बसना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अगर लोग वहाँ बसने लगेंगे तो वही छोटा सा क्षेत्र क्या होगा, धीरे धीरे एक बड़ा शहर का रूप लेने लगेगा। तो झारखंड में उद्योगों का स्थापना होगा, यानी कि झारखंड में खनिज की
प्रचुरता के कारण बहुत सारे उद्योग स्थापित होंगे और उद्योग की वजह से बहुत सारे औद्योगिक शहर भी बनेंगे, जिसमें से कुछ प्रमुख औद्योगिक शहर में आ गया जमशेदपुर आ गया, रांची आ गया, बोकारो आ गया, धनबाद आ गया। जमशेदपुर जो है वो टिस्को की वजह से फेमस है। रांची जो है वो HEC की वजह से फेमस है। बोकारो में सेल आ गया और धनबाद में आ गया हमारा BCCL। ये जो सेल है इस बार का CGL के एग्ज़ाम में आया था कि बोकारो हवाई अड्डा किसके अंतर्गत आता है, तो सेल। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि देश का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद में। इसको याद कैसे करेंगे, तो उर्वरक हम कहाँ डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। और झारखंड की अधिकांश मिट्टी किस प्रकार की है, तो लाल मृदा है ना। उर्वरक हम लोग कहाँ डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। और झारखंड की अधिकांश मृदा कैसी है, तो लाल है। 90% मृदा झारखंड में लाल मृदा पाई जाती है। सिंदरी को अगर हम सिंदूर जैसा कुछ पढ़ें, सिंदरी को अगर सिंदूर बना ले तो सिंदूर का रंग भी क्या होता है, लाल। और उर्वरक भी कहाँ डालते हैं हम लोग, लाल मिट्टी में। तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि उर्वरक जो होता है वो झारखंड की लाल मिट्टी में डाला जाता है, और सिंदरी से सिंदूर भी क्या होता है, लाल कलर का। देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ हो गया, सिंदरी धनबाद में हो गया। इसके बारे में जो भी यहाँ पे ये सारा हम लोग जब उद्योग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी डिटेल्स में कौन स्थापना किया है, कब स्थापित हुआ है, कहाँ पर है, वो सारा हम लोग कनेक्शन के जरिए याद कर लेंगे उसी वीडियो पे। तो यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, उर्वरक कारखाना कहाँ पे हो गया, सिंदरी में हो गया। याद कैसे रखना है, तो उर्वरक कहाँ डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। तो झारखंड की अधिकांश मृदा कैसी है, लाल मृदा है, 90% पाया जाता है। और सिंदरी को सिंदूर करेंगे तो सिंदूर का रंग भी क्या होता है, लाल होता है। तो इस प्रकार से कनेक्शन के जरिए याद कर सकते हैं। सेकंड है कि देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर। तो जितना भी लौह इस्पात होगा सारा जमशेदपुर ही आएगा। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ पर है, पीपरवार। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी पीपरवार में है। इसको देखते हैं याद कैसे करेंगे, एशिया सबसे बड़ी, तो एशिया क्या है, काफ़ी बड़ी है। अगर पीपरवार को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक वर्ड आता है पीपर। तो जो भी झारखंड के वो सबको पता होगा कि पीपर का एक वृक्ष होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी है। और पीपर का पेड़ भी क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी क्या हो जाएगा, पीपरवार, जो कि कहाँ पर है, चतरा में। अगर ऑप्शन में पीपरवार नहीं दिया होता तो उसकी जगह क्या होगा, करगाली होगा। तो अगर ऑप्शन में करगाली है तो करगाली होगा, और ऑप्शन में अगर पीपरवार है तो पीपरवार होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में करगाली और पीपरवार दोनों है तो उस स्थिति में हम लोग पीपरवार को सही करके निकलेंगे। करगाली कहाँ हो गया, बोकारो में हो गया। आगे है देश का प्रथम कोलवासरी घाटो रामगढ़ में, जबकि एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ पर हो गया, पीपरवार में हो गया। देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ पर है, पर्वतपुर। इसको देखते हैं, प्रथम मीथेन गैस कुआं। तो देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ पर है, पर्वतपुर, बोकारो में। तो पर्वत को हम लोग पहाड़ समझ सकते हैं। और जब भी बरसात होती है तो बरसात के बाद हम लोग देखे होंगे कि पहाड़ के ऊपर में वाइट कलर का धुआं जैसा नज़र आता है, तो उसको हम लोग गैस समझ सकते हैं। यानी कि बरसात के बाद पहाड़ों में क्या होता है, गैस निकलता है। उनसे गैस समझ लीजिए कि मीथेन गैस जैसा कुछ नज़र आता है, तो उसको वो कहाँ पर, पर्वत में। यानी कि मीथेन गैस कुआं कहाँ पर, पर्वतपुर, बोकारो। तो देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर, बोकारो। तो क्या क्या हो गया, देश का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में है, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी के बाद क्या जाता है, पीपरवार। अगर करगाली ऑप्शन में हो तो करगाली, और ऑप्शन में दोनों हो तो पीपरवार को मारना है। देश का प्रथम कोलवासरी घाटो, जो कि कहाँ पर है, रामगढ़ में। और देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ पर है, पर्वतपुर, बोकारो। भारत में सबसे पहले आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 ईस्वी में धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर किया गया था। तो 1779 में सबसे पहला लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास जो कहाँ किया गया था, वो धनबाद के झरिया नामक स्थान पर किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान समय में सबको पता है कि झरिया जो हो गया लोहे कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंपल सा बात है, वहाँ पे लोहा निकला नहीं होगा, यानी कि ये जो चीज़ था ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसीलिए देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, जमशेदपुर में। अगर ये सक्सेस कर जाता
तो देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ होता? धनबाद में होता। लेकिन धनबाद में क्या है? कोयला है, जिसकी वजह से ये मॉडल फेल कर गया, जो कि 1779 में धनबाद में स्थापित किया गया था। तो देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में हो गया, जबकि पहला ट्राई जो था वो कहाँ पे किया गया था? धनबाद के झरिया में 1779 में किया गया था, जो कि फेल हो गया था। अब क्या हो गया कि झारखंड में अगर 40% खनिज पाया जाता है तो सिंपल सा बात है कि खनिज को निकालने के लिए बहुत सारा कंपनी आएगा। तो उसी बेसिस पे कुछ उद्योग स्थापित हुए, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में टिस्को। ये कहाँ पर है? जमशेदपुर। सेकंड, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को, ये भी कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। तीसरा हो गया हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC, ये कहाँ पर हो गया हमारा? रांची के हटिया नामक स्थान पर HEC का गठन किया गया। तो उद्योगों के उद्योग खनिज आधारित उद्योग क्या क्या हो गया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि कहाँ पर है? जमशेदपुर में। इसका स्थापना 1907 में हुआ था। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को और HEC, ये कहाँ पर हो गया? रांची के हटिया नामक स्थान पर हो गया, और इसका गठन 1958 में किया गया था। तो ये सब जब हम उद्योग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से डिटेल्स में इसका सारा चीज़ याद करेंगे, उसी वीडियो पे साथ ही साथ याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया कि राज्य में उत्पादित खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा डोलोमाइट की बहुलता है, जिन्होंने लौह अयस्क उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। कुछ इसमें याद करने लायक नहीं है। झारखंड राज्य में तांबा, गंधक, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम आदि खनिजों के उत्पादन के कारण तांबा उद्योग, विद्युत संयंत्र उद्योग तथा एल्यूमिनियम उद्योग आदि का विकास संभव हुआ है। झारखंड राज्य में परिवहन, अब क्या है कि अगर बहुत सारा उद्योग अगर लग रहा है तो उसके लिए परिवहन भी चाहिए। तो परिवहन में क्या क्या आ गया झारखंड में? सड़क हो गया, रेल हो गया, हवाई मार्ग हो गया। झारखंड में जल परिवहन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि झारखंड का एक पठारी राज्य है, जहाँ पे अधिकांश क्या है? पठारी क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ की जो नदी है वहाँ पे पानी तो अगर है भी तो उनमें क्या है? तो बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं, बीच बीच में चट्टान रहते हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से यहाँ पर नाव सही से चल नहीं पाते हैं। तो झारखंड में जल परिवहन की समस्या बहुत है। इसमें मात्र एक नदी है, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी ही एक ऐसी नदी है जिसपे हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें हम लोग जल परिवहन उपलब्ध है, जल परिवहन हेतु उपयुक्त दशाएँ प्रदान करती है। लेकिन ये नदी भी जो है ये क्या है? बरसाती नदी है, यानी कि गर्मी के दिनों में ये सूख जाती है, बरसात आती है फिर से इसमें पानी होती है और फिर से जल परिवहन इसमें शुरू हो जाता है। तो झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी यानी कि इसमें नाव चलाया जा सकता है वो कौन सा है? मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कहाँ से निकलता है? तो इसका उद्गम जो होता है वो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से होता है। तो और साथ ही साथ इसका मुहाना कहाँ पर है? हुगली नदी, जो गंगा नदी की वितरिका है उसमें ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली मयूराक्षी नदी जाके मिल जाती है। वो भी कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, जिसकी लंबाई कितना है? 250 किलोमीटर है। ये है कंप्लीट ज्योग्राफी का चीज़ हो गया। तो जब ज्योग्राफी का क्लास होगा उसमें इस नदी की उद्गम स्थान कहाँ पर है, इसका मुहाना क्या है, लंबाई को कैसे याद करें, ये सारा उस वीडियो पे बता दिया जाएगा। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी होगी? मयूराक्षी नदी होगी, जो कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और इसका लंबाई कितना हो गया? 250 किलोमीटर हो गया। तो राज्य में परिवहन के लिए क्या क्या आ गया? सड़क परिवहन आ गया, रेल परिवहन आ गया, वायु मार्ग हो गया, और जल मार्ग में सिर्फ एक नदी है जहाँ पर हम लोग नाव चला सकते हैं, वो भी कौन सा है? मयूराक्षी नदी, जो कि बरसाती नदी है। अब आगे क्या है कि झारखंड में वनों की प्रचुरता के कारण, तो झारखंड में वन कितना हो गया? 29.76% वन हो गया। अगर झारखंड के कुल एरिया में 29.76% अगर वन है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वन से संबंधित काफ़ी उद्योग भी होंगे, जैसे कि लकड़ी उद्योग हो गया, कागज लुगदी उद्योग हो गया, और ला उद्योग महत्वपूर्ण हो गया। ला उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। राज्य में ऊर्जा संसाधन के रूप में मुख्यतः कोयला, तो झारखंड में कोयला तो पाया ही जाता है। भंडारण की दृष्टि से झारखंड क्या है? कोयला में फर्स्ट रैंक पर है। तो झारखंड में ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला हो गया, और जल की उपलब्धता है तथा ऊर्जा के शेष संसाधन नगण्य मात्रा में उपलब्ध है। अब क्या हो गया? राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 2735 मेगावाट, 2735 मेगावाट, ये याद रखना, 2735 मेगावाट। तो 2735 में 7 ऐड करेंगे तो 34 के आसपास पहुँच जाएंगे।
यानी कि 27-35 मेगावाट। तो राज्य की कुल विद्युत क्षमता कितनी होगी? 27-35 मेगावाट। अब ये भी जो इसमें भी क्या शेयर है, जैसे कि इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 75%, 25%। 75 को ब्रेक कर देते हैं, 75% और 25%। 75 को ब्रेक करते हैं 55% और 20%। तो टोटल हो गया 27-35 मेगावाट हम लोग का विद्युत क्षमता हो गया, जिसमें से 55% जो है वो केंद्र सरकार के पास है, 20% जो है वो राज्य सरकार, यानी कि बोला जाए तो 75% जो वो क्या है, सरकार के पास है। 55% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार। केंद्र सरकार बड़ा है तो ज़्यादा, राज्य सरकार छोटा है केंद्र की तुलना में तो कम, यानी कि 20%। बाकी जो बच्चा 25% वो निजी कंपनियों के पास है। तो झारखंड में कुल विद्युत क्षमता 27-35 मेगावाट। अब 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार राज्य में मवेशियों की कुल संख्या 23.6 मिलियन है। 23.6 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 23.6 गुना 10 लाख, इतना क्या हो जाएगा हम लोग का पशु हो जाएगा। तो 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार झारखंड में कुल मवेशियों की संख्या कितना है? 23.6 मिलियन है। अब प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना है? तो 182 ग्राम प्रतिदिन है, यानी कि झारखंड के एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 182 ग्राम दूध उपलब्ध हो पाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 182 ग्राम प्रतिदिन दूध उपलब्धता होती है। रांची तथा खरसवा में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। ये इम्पोर्टेंट है कि सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो रांची और खरसवा में सिल्क पार्क, रांची और खरसवा में सिल्क पार्क, रांची खरसवा में सिल्क पार्क का स्थापना किया जा रहा है। देवघर, देवघर में प्लास्टिक पार्क, इसको देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो देवघर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ से प्रसादी तो हर कोई लाता है, तो प्रसादी लाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। तो प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पे हुई है? देवघर में। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के सहयोग से रांची में डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रस्तावित है। डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर होगी? तो रांची में होगी। किसकी सहायता से? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के सहयोग से। तो जो भी नेशनल लेवल का चीज़ होगा वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है? रांची में ही होता है। तो डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर होगी? रांची में होगी। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को पुलिस अकादमी में अपग्रेड करने की राज्य सरकार की योजना। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग, पुलिस जहाँ भी होगा हजार में होगा, तो हजारीबाग। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? हजारीबाग में है, जिसको पुलिस अकादमी में अपग्रेड करने की राज्य सरकार की योजना है। आगे देखते हैं। अपराध अनुसंधान हेतु प्रशिक्षित बल तैयार करने के उद्देश्य से रांची में इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है। तो रांची में क्या आ गया? इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल भी प्रस्तावित है। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय का बात किया जाए तो वो कितना है? 22-23 की रिपोर्ट के अनुसार 86,060 रुपये, 86,060 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। इसको भारत की तुलना से अगर देखा जाए तो झारखंड का रैंक आता है 26वां स्थान, यानी कि झारखंड 26वां राज्य है। 28 राज्य में से झारखंड का रैंक कितना आया? 26 आया, यानी कि काफ़ी ख़राब स्थिति है। तो यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 86,060 रुपये हो गया। रैंक की बात किया जाए तो झारखंड को इसमें 26वां रैंक प्राप्त होता है। झारखंड में 19-20 में बाल बजट की शुरुआत किया गया है। बाल बजट कैसे याद रखेंगे? 19-20 बाल बजट, तो बाल यानी कि एडल्ट यानी कि 18 साल, तो बाल बजट 18 साल एडल्ट हो गया, तो बाल बजट कितना? 19 और 20 हो गया। झारखंड में बेरोजगारी दर कितना है? 3.4। ये इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी दर 3.4। याद कैसे रखेंगे? तो झारखंड का हर तीसरा से चौथा आदमी क्या है? बेरोजगार है। झारखंड का हर तीसरा से चौथा आदमी बेरोजगार है, तो बेरोजगारी दर 3.4 हो गया। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का 42.16% निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करता है, जो बिहार के बाद सर्वाधिक है।
अब ये जो है वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ये क्या होता है, इसको इंडियन इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो भी रिपोर्ट जारी करता है उसके अनुसार झारखंड का 42.16% यानी कि 42.16% आदमी जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, जो कि बिहार के बाद दूसरा है। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि 42.16% आदमी जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। अगर निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करता है तो अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे निर्धन जिला कौन सा है और सबसे कम निर्धन जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक निर्धन जिला का बात किया जाए तो चतरा होगा, सेकंड में पाकुड़ आ जाएगा। इसका जो परसेंटेज है चतरा में वो कितना 60.74% आदमी जो हो गया निर्धन है। लेकिन हम लोग को इसका परसेंटेज को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को याद रखना क्या है कि सर्वाधिक निर्धन जिला जो चतरा है, उसके बाद सेकंड में क्या आता है, पाकुड़ आता है। सर्वाधिक कम निर्धन का बात किया जाए, जो सबसे कम निर्धन है तो वो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, सेकंड में आ जाएगा रांची। तो सबसे अधिक निर्धन जिला कौन सा हो जाएगा, चतरा। सबसे कम निर्धन जिला हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। अब है राज्य में नगरीय विकास। राज्य में नगरीय विकास में क्या आ गया, तो हम लोग की आखिरी जनगणना 2011 में हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 24.05% यानी कि अप्रोक्स हम लोग 24% ले लेते हैं। 24% आबादी जो है वो क्या है, नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। अगर 24% आबादी नगरीय क्षेत्र में यानी कि 76% आबादी कहाँ पर होगा, ग्रामीण क्षेत्र में होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हो गया, 24% आबादी जो है वो हमारा नगरीय क्षेत्र में है, 76% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। अगर भारत के आधार पर देखा जाए तो भारत में 32% आबादी नगरीय क्षेत्र में, जबकि 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में। झारखंड के इकोनॉमिक्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको ध्यान रखना है। अब राज्य के कुल शहर की संख्या कितना है, 228। टोटल शहर कितना हो गया, 228, इसको याद रखना 228। अब क्या हो गया कि शहर को भी अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया गया। जैसे कि जहाँ पर अधिक शहर हो गया उसको कुछ अलग श्रेणी में रखा गया, जहाँ पर कम आबादी है उसको अलग श्रेणी में रखा गया। तो हम लोग को पता है कि 10 लाख इक्वल टू क्या है, तो 1 मिलियन। तो यानी कि 10 लाख से जहाँ पर अधिक आबादी है उसको मिलियन शहर कहा गया। 10 लाख से अधिक आबादी यानी कि मिलियन। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 10 लाख से अधिक मिलियन शहर हो गया। तो ऐसा शहर कौन सा कितना है, 3 है। यानी कि मिलियन शहर की संख्या की बात किया जाए तो 3 कितना हो, 3 मिलियन शहर में क्या क्या आ गया, तो एक आ गया हमारा रांची, दूसरा हो गया जमशेदपुर और तीसरा हो गया धनबाद। ये हमें याद रखना है कि 3 मिलियन शहर, जिसमें क्या आ जाएगा, पहला रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा धनबाद। आगे 1 लाख से 10 लाख, ये किस में आता है, क्लास 1 में 7 संख्या है, मतलब कि 7 शहर है क्लास 1 में। 50,000 से 1 लाख, इसमें कितना आ गया, इसको क्लास 2 में रखा गया। 20,000 से 50,000 क्लास 3, 10,000 से 20,000 क्लास 4, 5,000 से 10,000 क्लास 5 और 5,000 से कम क्लास 4, ये क्लास 6। तो देखते हैं कि 10 लाख से अधिक जो है वो क्या होगा, मिलियन शहर हो गया। आगे 20,000 से 50,000 के बीच में क्या आता है, 30,000 आता है। तो 20 और 50 के बीच में 30 यानी कि क्लास 3। 5,000 से 10,000 तो क्लास 5, 5,000 से कम तो क्लास 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। 3 मिलियन शहर हो गया, टोटल शहर का संख्या 228 हो गया। अब क्या होगा, विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि दर एवं GSVA में योगदान। तो ये GSVA क्या है, समृद्धि दर क्या है, इंडियन इकोनॉमी, फिर से हम इसको क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में GSVA का योगदान कितना, 21.8, द्वितीयक क्षेत्र का 33.6, तृतीयक क्षेत्र का 44.6% है। इसको थोड़ा ईजी करते हैं। 21.8 यानी कि इसको हम अप्रॉक्स 22% ले लेते हैं, 33.6 को 33% ले लेते हैं और 44.6 को 44% लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 22%, 33%, 44%, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अप्रॉक्स 22%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 33.6 यानी कि 34 जाएगा, लेकिन याद रखने के लिए हम क्या किए, 33 कर लिए। 44.6 तो हम लोग अप्रॉक्स 44% मान लिए। तो प्राथमिक क्षेत्र का 22% योगदान, द्वितीय क्षेत्र का 33 और तृतीय क्षेत्र का 44% योगदान रहा किसका, GSVA में। समृद्धि दर का बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में 8.8, द्वितीय क्षेत्र में 7.0, तृतीय क्षेत्र का 7.5 हो गया। अब 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड का क्या रोल रहा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना,
इसमें जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन वृद्धि दर यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी कितना टारगेट रखा गया था? 9.8% का टारगेट रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड के लिए, लेकिन प्राप्ति कितना हो गया? 7.2%, यानी कि जो टारगेट था उससे कम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 12th पंचवर्षीय यानी कि 5 ईयर प्लान में लक्ष्य कितना रखा गया था? 10% का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ तक झारखंड का इकोनॉमिक्स का जो परिचय था वो कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट चीज़ सब रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि झारखंड में 40% खनिज पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको रत्नगर्भा भी कहा जाता है। झारखंड का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहा जाता है झारखंड को। इसके अलावा 58 प्रकार का खनिज पाया जाता है। एशिया का प्रथम कोलवासी, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोलवासी की बात किया जाए तो पीपरवार, जो कि कहाँ पर है? चतरा में है। देश का सबसे प्रथम कोलवासी की बात किया जाए तो घाटो रामगढ़ है। प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी, ये कहाँ पर है? धनबाद। इसका गठन 1951 में हुआ है। इसके अलावा प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ पर हो गया? पर्वतपुर, ये कहाँ पर है? बोकारो में है। टोटल शहर की संख्या 228, बेरोजगारी दर 3.4। तो झारखंड का हर तीसरा से चौथा व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है। दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है? 182 ग्राम प्रतिदिन। सबसे निर्धन जिला की बात किया जाए तो चतरा, और सबसे कम निर्धन जिला पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। मिलियन शहर 3 आ गया, क्या क्या आ गया? जमशेदपुर, रांची और धनबाद। तो इस प्रकार से कुछ मोटा मोटी फैक्ट हम लोग के पास झारखंड का परिचय से निकला है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा झारखंड के खनिज और झारखंड के उद्योग पे होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो को देखते देखते हम लोग मैक्सिमम फैक्ट को याद कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।